कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फिल्म की आलोचना फिल्म से ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाँ, मतलब वो खुद एक कहानी बन जाती है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसकी परतें खोली जा सकती हैं। हाँ। आज हम एक ऐसे ही मामले की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक स्रोत है जो यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर पर किए गए रिव्यू का विश्लेषण करता है। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर असल में ये एक जासूसी कहानी की तरह है। स्रोत का दावा है कि राठी का रिव्यू, जिसमें वो फिल्म को प्रोपेगेंडा कहते हैं, खुद उन तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो किसी भी दर्शक को एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज की बातचीत का मकसद किसी व्यक्ति या फिल्म को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि हम एक केस स्टडी की तरह ये समझेंगे कि तर्कों को कैसे बनाया जाता है और कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। अच्छा। हम कुछ दिलचस्प औजारों के बारे में जानेंगे, जैसे स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पॉइजनिंग द वेल, फूड में जहर घोलना। हाँ, ये तकनीक कैसे काम करती है। ये स्रोत हमें एक तरह का चश्मा देता है जिससे हम किसी भी तर्क के पीछे छिपे ढांचे को देख सकते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है। हम इस स्रोत के जरिए एक आलोचक के तर्कश के तीरों की जांच करेंगे। स्रोत के मुताबिक ध्रुव राठी पर किन तकनीकों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है, और सबसे जरूरी बात, वो विश्लेषण इन आरोपों को साबित करने के लिए क्या सबूत पेश करता है। चलिए इस केस की पहली फाइल खोलते हैं, जिसका नाम है बवंडर। तो विश्लेषण की सबसे पहली और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि राठी सीधे धुरंधर फिल्म की कहानी पर नहीं आते। वो शुरुआत करते हैं अपनी बनाई एक काल्पनिक कहानी से। हाँ, बवंडर। इस कहानी में एक जासूस है, भारतीय एजेंसियां उसकी बात नहीं सुनती, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को ISI से बात करते दिखाया गया है। एक ऑडियो टेप भी है, मतलब पूरा मसाला है। और ये कहानी सुनाने के बाद वो दर्शकों से कहते हैं कि अगर आपको मेरी ये बनावटी कहानी प्रोपेगेंडा लगी, तो वो धुरंधर भी वैसी ही है। हाँ, तो समझ लीजिए कि धुरंधर भी उतनी ही घटिया फिल्म है। यहीं से पूरा खेल शुरू होता है ना। हाँ, और इसी तकनीक को तर्कशास्त्र में स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आप इसे पुतला बनाकर हमला करना भी कह सकते हैं। पुतला बनाकर हमला करना। सोचिए, आपको एक असली पहलवान से लड़ना है, लेकिन आप जानते हैं कि आप उसे हरा नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं? उसका पुतला बना लेते हैं। आप उस पहलवान का एक कमजोर सा घास फूस का पुतला बनाते हैं, उसे 2 मुक्के मार के गिरा देते हैं और भीड़ के सामने ऐलान कर देते हैं, देखो मैंने पहलवान को हरा दिया। इस विश्लेषण का तर्क है कि राठी की बवंडर कहानी धुरंधर फिल्म का वही घास फूस का पुतला है। अच्छा। उन्होंने फिल्म के असली तर्क या कहानी पर हमला करने के बजाय उसका एक बढ़ा चढ़ाकर बिगाड़ा हुआ संस्करण बनाया और फिर उसे प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया। ये तो बड़ा दिलचस्प है। यानी असली मुद्दे पर आने से पहले ही एक जाल बिछा दिया गया। बिल्कुल। और इस जाल को बिछाने की प्रक्रिया को स्रोत एक और नाम देता है, पॉइजनिंग द वेल, यानी कुएं में जहर घोलना। हाँ, कल्पना कीजिए आप किसी को पानी पिलाने से पहले ही उसके मन में ये शक डाल दें कि इस कुएं का पानी जहरीला है। अब वो इंसान या तो पानी पिएगा ही नहीं, या पिएगा भी तो उसे स्वाद कड़वा ही लगेगा। सही बात है, चाहे पानी कितना भी साफ क्यों ना हो। विश्लेषण के मुताबिक राठी ने बवंडर की कहानी सुनाकर धुरंधर फिल्म के लिए ठीक यही किया। दर्शकों के दिमाग में देखने से पहले ही ये जहर घोल दिया कि ये फिल्म बुरी है और इसका बचाव करना भी नैतिक रूप से गलत है। तो पहले तो फिल्म का एक मजाकिया और बिगाड़ा हुआ संस्करण बनाकर हमला किया गया, लेकिन स्रोत बताता है कि ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बात फिल्म में इस्तेमाल की गई असली घटनाओं और तारीखों पर आई। राठी का तर्क है कि ये दर्शकों को भरमाने की कोशिश है कि देखो ये सब तो सच में हुआ था। हाँ, और इस पर विश्लेषण का जवाब बड़ा सीधा है। वो कहता है कि ये तो सिनेमा की एक बहुत पुरानी और आम तकनीक है। धुरंधर एक फीचर फिल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोर्ट में पेश किया जाने वाला हलफनामा नहीं। सिनेमा हमेशा से ही असली घटनाओं से प्रेरणा लेकर काल्पनिक कहानियां बनाता आया है। विश्लेषण कुछ और फिल्मों का उदाहरण देता है, जैसे हैदर, मिशन कश्मीर, ब्लैक फ्राइडे और मद्रास कैफे। इन सभी फिल्मों ने असली घटनाओं, तारीखों और यहाँ तक कि असली फुटेज का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन उन पर राठी ने इस तरह का प्रोपेगेंडा का आरोप नहीं लगाया। एक मिनट, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर आलोचक हर फिल्म पर एक जैसी प्रतिक्रिया दे? हो सकता है राठी को धुरंधर की कहानी या मेकिंग वाकई में हैदर या ब्लैक फ्राइडे से कमजोर लगी हो। क्या स्रोत इस संभावना को खारिज कर देता है कि ये विचारधारा का नहीं बल्कि सिर्फ सिनेमा की गुणवत्ता का मामला हो? ये बहुत जरूरी सवाल है
और स्रोत इस पर सीधे सीधे बात करता है। उसका तर्क ये नहीं है कि राठी को फिल्म पसंद आनी ही चाहिए थी। उसका तर्क आलोचना के तरीके पर है। तरीके पर? हाँ, विश्लेषण कहता है कि जब फिल्म उनकी विचारधारा से मेल खाती है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो वो एक जटिल फिल्म बन जाती है जिसकी परतों को समझना चाहिए। लेकिन जब फिल्म उनकी विचारधारा के खिलाफ जाती है तो वो सपाट प्रोपेगेंडा बन जाती है। यहाँ तकनीक के इस्तेमाल पर आपत्ति नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि उस तकनीक का इस्तेमाल किस राजनीतिक संदेश के लिए किया जा रहा है। इसी को स्रोत चुनिंदा आक्रोश या सेलेक्टिव आउटरीच का नाम देता है। यानी गुस्सा भी विचारधारा देखकर आता है। बिल्कुल। ये सिलेक्टिव आउटरीच वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा लगता है कि स्रोत एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं, जो इंटेलिजेंस फेलियर से जुड़ा है। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। राठी खुद मानते हैं कि 26/11 या पुलवामा जैसी घटनाओं से पहले इंटेलिजेंस इनपुट थे। वो ये बात कहते हैं। लेकिन जब धुरंधर फिल्म में ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है तो वो उसका मतलब ये निकालते हैं कि फिल्म सरकार पर जानबूझकर देशद्रोह करने का आरोप लगा रही है। और यहीं पे शब्दों का एक बड़ा ही चालाकी भरा खेल है, जैसा ये विश्लेषण बताता है। स्रोत 3 बिल्कुल अलग अलग चीजों में फर्क करता है। पहली चीज है इंटेलिजेंस इनपुट का मिलना। ये हर देश में हर रोज होता है। ठीक है। दूसरी चीज है ऑपरेशनल विफलता होना, यानी इनपुट तो मिला लेकिन सही समय पर सही एक्शन नहीं हो पाया। ये भी दुनिया भर में होता है। और तीसरी चीज है जानबूझकर गद्दारी करना, यानी इनपुट मिलने पर देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चुप बैठ जाना। ये देशद्रोह है। अच्छा, तो ये 3 अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। और स्रोत का आरोप यह है कि राठी जानबूझकर इन तीनों को आपस में मिला देते हैं। वो कहते हैं कि इनपुट था, फिर भी हमला हुआ, और ऐसा करके वो दर्शकों के मन में ये शक पैदा कर देते हैं कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं करवाया गया। बिना देशद्रोह का आरोप लगाए देशद्रोह का शक पैदा कर देना। स्रोत इसे प्रोपेगेंडा का सुनहरा नियम कहता है। कोई दावा मत करो, बस सवाल उठाओ। यानी आप सीधे तौर पर कुछ कहते नहीं, बस इशारा कर देते हैं और बाकी काम दर्शक का दिमाग खुद कर लेता है। एकदम सही। विश्लेषण में राठी के एक बयान का जिक्र है जहां वो दिल्ली ब्लास्ट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया था, लेकिन इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक क्लासिक उदाहरण है। आपने सीधे तौर पे कोई आरोप नहीं लगाया, इसलिए आप पर कोई मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन आपने सुनने वाले के दिमाग में शक का वो बीज बो दिया है जो अब अपने आप बढ़ेगा। जवाबदेही से बचने का सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा कि तथ्यों को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया स्रोत के हिसाब से। लेकिन आजकल एक और आरोप बहुत लगता है, डॉग विस्लिंग का। छुपे हुए संदेश। हाँ, यानी छुपे हुए सांप्रदायिक संदेश देने का। क्या राठी ने भी ये आरोप लगाया? हाँ, और यहाँ से बहस और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। राठी का आरोप है कि फिल्म सूक्ष्म सांप्रदायिक संकेत भेजती है, जिसे डॉग विसल कहते हैं। यानी ऐसी सीटी बजाना जिसे सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं। सही। इसका मतलब है कि फिल्म में भले ही सीधे तौर पर कुछ सांप्रदायिक ना कहा गया हो, लेकिन राठी ये महसूस कर रहे हैं कि ये फिल्म सांप्रदायिक है। उदाहरण के लिए वो इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं। तो अब हम सबूतों और तथ्यों की दुनिया से निकलकर महसूस करने की दुनिया में आ गए हैं। ठीक यही बात स्रोत भी कहता है। उसका जवाबी तर्क ये है कि अब बहस तथ्यों से हटकर अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन पर आ गई है। अच्छा। अब तर्क ये नहीं है कि फिल्म में ये दिखाया गया है इसलिए ये गलत है। अब तर्क ये है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए ये सच होना चाहिए। विश्लेषण इसे क्लासिक प्रोजेक्शन का मामला बताता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई खुद झूठ बोल रहा हो और दूसरों पर चिल्लाए तुम सब झूठे हो। स्रोत के मुताबिक यहाँ राठी खुद प्रोपेगेंडा की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही दर्शकों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि देखो फिल्म तुम्हारे साथ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये तो वाकई बहुत उलझा हुआ है। और स्रोत के मुताबिक जब ये सारे तर्क काम नहीं करते तब बहस को एक ऐसे स्तर पर ले जाया जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो। मैं नाजी जर्मनी वाली तुलना की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्रोत इसे राठी के तर्कश का न्यूक्लियर बटन कहता है। न्यूक्लियर बटन? जब कोई तर्क काम ना करे तो अपने विरोधी की तुलना सीधे हिटलर से कर दो।
राठी का कहना है कि धुरंधर जैसी फिल्में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और लोगों को कट्टर बनाती हैं, ठीक वैसा ही जैसा नाजी प्रोपेगेंडे ने जर्मनी में किया था। ये एक बहुत बहुत गंभीर आरोप है। और स्रोत इस तुलना को कैसे देखता है? स्रोत इस तुलना को 2 आधारों पर खारिज करता है, बौद्धिक रूप से बेईमान और ऐतिहासिक रूप से गलत। ठीक है। पहले इतिहास की बात करते हैं। नाजी जर्मनी के उदय के कारण बिल्कुल अलग थे। पहला विश्व युद्ध हारने का अपमान, वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, देश का आर्थिक पतन, भयंकर बेरोजगारी और सबसे जरूरी एक दलीय तानाशाही और प्रेस की आजादी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। जबकि भारत की स्थिति इससे बहुत अलग है। बिल्कुल। स्रोत याद दिलाता है कि भारत में आज एक बहुदलीय लोकतंत्र है, नियमित चुनाव होते हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और एक खुला सोशल मीडिया है, जहां राठी जैसे आलोचक खुलकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। एक नहीं पाती। अब आते हैं बौद्धिक बेईमानी पर। स्रोत इसे भावनात्मक ब्लैकमेल कहता है। भावनात्मक ब्लैकमेल? हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी चीज की तुलना नाजीवाद से करते हैं, आप सामने वाले को एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां अगर वो उस फिल्म का जरा सा भी बचाव करे तो उस पर अप्रत्यक्ष रूप से हिटलर का समर्थक होने का ठप्पा लग जाएगा। मतलब आप बहस को ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, ये बहस को जीतने का नहीं बल्कि बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने का तरीका है। तो इन सब अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के बाद बड़ी तस्वीर क्या बनती है? स्रोत के मुताबिक इन सभी तकनीकों के पीछे का मूल दर्शन क्या है? ये सब आखिर किया क्यों जा रहा है? यहाँ पर हम इस विश्लेषण के दिल तक पहुंचते हैं। स्रोत का मूल तर्क ये है कि राठी का लक्ष्य फिल्म के तथ्यों का विश्लेषण करना है ही नहीं, उनका असली लक्ष्य एक फ्रेम सेट करना है। एक फ्रेम? वो चर्चा शुरू होने से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा है, और एक बार जब ये फ्रेम सेट हो जाता है तो फिर हर सबूत, हर डायलॉग, हर सीन को उसी चश्मे से देखा जाता है ताकि वो उस फ्रेम में फिट हो सके। इसे शायद कंफर्मेशन बायस कहते हैं, यानी हम वही चीजें देखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को मजबूत करती हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ उन सबूतों को खोजते हैं जो आपकी कहानी को सच साबित करें और उन सभी सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपकी कहानी पर सवाल उठाएं। स्रोत का दावा है कि राठी यहाँ केवल सवाल नहीं पूछ रहे, वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब उन्होंने पहले से ही तय कर लिए हैं। और विश्लेषण का सबसे बड़ा तर्क ये है कि जो लोग खुद को प्रोपेगेंडा के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे पेश करते हैं, वे ही कभी-कभी सबसे असरदार तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भावनात्मक संगीत, काट छाट कर दिखाए गए क्लिप और शक पैदा करने वाले सवालों का इस्तेमाल करते हैं और अंत में कहते हैं कि हम तो सिर्फ आपको तथ्य बता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटना हो तो हमने देखा कि ये स्रोत ध्रुव राठी के विश्लेषण की कई परतों को खोलता है। हमने स्ट्रॉमैन तर्क यानी पुतला बनाकर हमला करने की तकनीक देखी, फिर सिलेक्टिव आउटरीच यानी विचारधारा के हिसाब से गुस्सा दिखाने की बात समझी। हमने ये भी देखा कि कैसे बिना कोई सीधा आरोप लगाए सिर्फ सवालों के जरिए शक पैदा किया जा सकता है। सही। और अंत में जब कुछ काम ना करे तो नाजी जर्मनी जैसी भावनात्मक तुलना का इस्तेमाल करके बहस को ही बंद कर दिया जाता है। इस धुरंधर फिल्म के बारे में कम और तर्क पेश करने के खास तरीके के बारे में ज्यादा है। एक तरीका जो विश्लेषण शुरू करने से पहले ही एक नैरेटिव या एक फ्रेम सेट कर देता है और फिर सारी ऊर्जा उस फ्रेम को सच साबित करने में लगा दी जाती है। आखिर में यह स्रोत हमें सच्ची तथ्य आधारित आलोचना और वैचारिक पक्षपात, जिसे अक्सर तटस्थता के पर्दे के पीछे छिपाया जाता है, के बीच फर्क करना सिखाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है जो सिर्फ इस एक मामले से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब हम ऑनलाइन दुनिया में किसी भी विषय पर, चाहे वो फिल्म हो, कोई राजनीतिक नीति हो या कोई ऐतिहासिक घटना, कोई विश्लेषण या राय देखते सुनते हैं, तो हम ये कैसे पहचानें कि कौन सा तर्क वाकई हमें जानकारी देने का इरादा रखता है और कौन सा तर्क शुरू से ही हमारी सोच को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए बनाया गया है? इस सवाल का जवाब शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।